की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हुआ। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव जो 9 राज्यों में होने हैं और उसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसकी रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को भी जून 2024 तक बढ़ाया गया। कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा के एक्सटेंशन का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। खुद अमित शाह ने नड्डा के नाम का ऐलान किया। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह के बाद लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले नड्डा तीसरे नेता हैं। अमित शाह ने कहा कि जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनावों में बखूबी भुनाया। मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को मत में परिवर्तित करने में और मत को मतदान मथक तक पहुंचाने में नड्डा जी का नेतृत्व में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नड्डा का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी संगठन में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन के साथ साथ लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक का भी लक्ष्य दिया गया है। कैमरामैन मोहित के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कहा कि मैं वरुण गांधी से गले मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी और वरुण गांधी की विचारधारा मेल नहीं खाती क्योंकि वो बीजेपी में है। उनकी विचारधारा अलग है और मेरी विचारधारा बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब के होशियारपुर में पत्रकारों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उनसे कई सवाल किए गए। एक सवाल वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री को लेकर भी पूछा गया। इस पर राहुल गांधी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी ने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं अपना सकता। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकते, फिर चाहे उनका गला ही क्यों न काट दिया जाए। वरुण ने उसी विचारधारा को अपनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने वरुण गांधी को फिरोज कहकर भी संबोधित किया और कहा कि उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी, इसलिए उनकी और मेरी विचारधारा काफी अलग है। शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। अब मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। राहुल ने आगे कहा कि इतना जरूर है कि मैं प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। असंभव है मेरे लिए। जब से राहुल ने ये बातें कही हैं, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और वरुण गांधी की चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वरुण गांधी मेरे साथ होंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं बीजेपी और आरएसएस के दफ्तर कभी नहीं जा सकता। जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा राहुल गांधी को वरुण गांधी अगर गले लग जाए, वरुण गांधी अगर बीजेपी छोड़ भी दें तो राहुल गांधी उन्हें गले नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान खोल रखी है। लखनऊ विश्वविद्यालय में आज आयशा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों संगठन आमने सामने हो गए। रोहित वेमुला की मौत को लेकर आयशा वहां श्रद्धांजलि सभा करना चाह रहा था, जिसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला की पुण्यतिथि मनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। श्रद्धांजलि देने के दौरान आयशा और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। आयशा की ओर से रोहित वेमुला को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका विरोध करते हुए एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में जातिवादी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जिस विश्वविद्यालय का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, उस विश्वविद्यालय को जाति के नाम पे तोड़ा जा रहा है। क्या तोड़ा जा रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? कैसा हो क्या रहा है? ये कुछ चंद छात्रों का वो है। छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र एक छात्र। वहीं दूसरी ओर आयशा के छात्रों का कहना है कि वो रोहित वेमुला को शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्रों ने विरोध किया। जैसा कि आप जानते हैं कि रोहित वेमुला का श्रद्धांजलि आप लोग करना, तो हम लोग जैसे आ रहे थे तो बीच में दूसरी पार्टियां आई और वहाँ पे अपना प्रदर्शन करने लगी। अभी पुलिस ने आप लोगों का सहयोग किया है? पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उन लोगों का सहयोग रहा कि तो कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, कार्यक्रम हो रहा है। और अभी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यहाँ पे हम लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और अगर यहाँ पे अगर हम शांति तरीके से करना चाहते थे, चूंकि हम शांति को भंग करने की कोशिश की गई। विश्वविद्यालय में हंगामे की खबर सुनकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आयशा के छात्रों को भारी पुलिस बल के बीच बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के पास ले गए, ताकि आयशा के छात्र रोहित वेमुला को श्रद्धांजलि दे सके और कोई बवाल न हो। पुलिस का कहना है कि छात्रों के दोनों गुटों में कुछ मतभेद थे, लेकिन अब वो दूर हो गए हैं। एक्चुअली आयशा के ग्रुप ने एक यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित कर रखा था, जिसकी अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी। फिर भी उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और उनका उद्देश्य था कि आके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करने का, प्रणाम करने का। तो वो लोग इकट्ठा हुए, तो उसी के रिएक्शन में एबीवीपी के लोग भी इकट्ठा हुए। उनका भी था कि हमको भी वहाँ पे माल्यार्पण करना है और रास्ते को लेकर थोड़ा सा विवाद था कि इस रास्ते के बजाय उस रास्ते से। बहरहाल दोनों के बीच मतभेद समाप्त हुए। आपको बता दें कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी थी। विश्वविद्यालय में तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। बाद में आयशा को पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धांजलि सभा करने का अवसर दिया गया। इसके साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी मांगों को माना गया, जिसके बाद देर शाम ये दोनों धरने समाप्त हो गए। वीडियो रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। बसपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले हाजी याकूब कुरैशी लगातार मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं। ऐसे में मेरठ जिला कारागार में वीआईपी सुविधाओं और पंचायत के आरोप के बाद अब शासन की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल शिफ्ट कर दिया गया है, तो वहीं उसके दोनों बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर, तो वहीं याकूब कुरैशी के दूसरे बेटे फिरोज को अब बलरामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बसपा के पूर्व मंत्री और माफिया याकूब कुरैशी के नेक्सस पर बड़ी चोट हुई है। गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर याकूब कुरैशी एंड फैमिली को प्रदेश की अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र, याकूब के बड़े बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर और फिरोज को बलरामपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। शासन के आदेशानुपालन में याकूब कुरैशी को सोनभद्र, फिरोज को सिद्धार्थनगर, इमरान को बलरामपुर ट्रांसफर किया गया है। कल इनको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाले याकूब कुरैशी के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। याकूब कुरैशी और उनके बेटे को अवैध संचालन और गैंगस्टर के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन याकूब आपराधिक दिमाग जेल के भीतर भी चलाता रहा। सूत्रों की माने तो याकूब कुरैशी ने जेल में लाखों का डोनेशन दिया, कुछ निर्माण भी करवाना शुरू कर दिया था। इस सब के अलावा याकूब की बैरक में कुछ उसके आपराधिक गुर्गे भी शिफ्ट कर दिए गए थे, जिसके बाद उसकी जेल में भी मौज कट रही थी। जेल में बैठकर याकूब अपने राजनीतिक आंकड़े फिट कर रहा था। इसी मामले में गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर शासन ने याकूब एंड फैमिली को अलग अलग जेल में शिफ्ट कर दिया। याकूब कुरैशी और उसके बेटों को सोमवार को ही मेरठ जेल से रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि हाजी याकूब कुरैशी को मेरठ पुलिस ने 6 जनवरी को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। याकूब के साथ उनके बेटे इमरान को भी पकड़ा गया था। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पिछले 7 महीनों से फरार चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, मेरठ जिला परिसर में लगातार आरोप लग रहे थे, वीआईपी सुविधाओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब शासन ने बड़ी कार्रवाई की वारदात को अंजाम दिया है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ।
और एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव के माखी कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। दोषी कुलदीप सेंगर को मिली पैरोल का विरोध, सेंगर को सीबीआई कस्टडी में रखा जाए, ये पीड़िता की तरफ से कहा गया है। पीड़िता ने राष्ट्रपति, सीजीआई, पीएम, सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर मांग की है। गवाहों की हत्या का जताया अंदेशा। 27 जनवरी से 10 फरवरी तक बेटी की शादी के लिए सेंगर को पैरोल मिली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। बेटी की शादी है और उसके लिए पैरोल मिली है और उसका विरोध हो रहा है। ज्ञानेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी? विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनको जैसे ही पैरोल मिली है, एक वीडियो जो पीड़िता है उसने भी जारी किया है। पीड़िता ने वीडियो जारी करके और पत्र भी लिखा है। पीड़िता ने कहा है कि जो सेंगर हैं, सेंगर को दिल्ली पुलिस की निगरानी में ही बाहर निकाला जाए। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी कहा है कि सीबीआई की कस्टडी में सेंगर को रखा जाए। और पीड़िता ने जो पत्र लिखा उसने ये भी कहा कि अन्यथा इससे हमारे जो गवाह हैं वो मार दिए जाएंगे। पीड़िता ने जो पत्र लिखा वो सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्री, पीएम, सीएम, राष्ट्रपति को संबोधित लिखा है। मालूम हो कि 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जो सजायाफ्ता विधायक हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जो पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, उनको 27 जनवरी से 10 फरवरी तक बेटी की शादी के लिए पैरोल मिली हुई है। जी ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने मौलाना समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से बड़ी संख्या में इस्लामिक साहित्य बरामद हुई है। और पुलिस की जो पूछताछ है अभियुक्तों से, उसमें ये पता चला है कि ये लंबे समय से धर्मांतरण के खेल में भी शामिल रहे हैं। हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराते और उसके बाद उन्हीं के जरिए दूसरे हिंदुओं को भी धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। माघ मेले में मदरसे के मौलाना के इशारे पर इस्लामिक साहित्य बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौलाना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड महमूद हसन गाजियाबाद में पैगाम बहदानियत संस्था का प्रेसिडेंट है। महमूद हसन इस्लाम धर्म को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और हिंदू धर्म की उपेक्षा करता है और हिंदू धर्म की गलत जानकारी छपवाकर गरीब छात्रों से गलत अर्थ छपवाकर गरीब हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास फ्री में बंटवाता है। नहीं, अभी फिलहाल में कोई धर्म परिवर्तन का कोई इनका केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये 2 लड़के जो आज जो हम लोगों ने जेल भेज रहे हैं, ये जो बुक्स बेच रहे थे ये पहले हिंदू थे। मैंने प्रेस नोट में आपको बताया दिया है, अब वो मुस्लिम है। किताब बांटने वाले 2 युवकों मोहम्मद मोनिश और समीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद मोनिश स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का पूर्वी यूपी का जोनल सेक्रेटरी है और समीर भी इसी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच की पूछताछ में पता चला है कि इस्लामिक साहित्य बांटने वाले दोनों युवक पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अब इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं। बता रहा हूँ ना, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को जो है कि परिभाषाएं अपने ढंग से लिखी हैं, उनका कोट करके और अपनी व्याख्याएं अपने ढंग से की हैं। उसमें गलत शब्दों का भी चयन किया है, दुष्प्रचार करते थे। जी, पुलिस की पूछताछ में इनका विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। अबू धाबी से इस्लामिक साहित्य बांटने के लिए इनको फंडिंग भी होती थी। क्राइम ब्रांच अब जांच एजेंसियों की मदद से विदेशी फंडिंग की डिटेल निकलवा रही है। इसको लेकर के पुलिस की जो टीम है वो जांच कर रही है और माना जा रहा है कि जब जांच का दायरा बढ़ेगा तो इस पूरे रैकेट के पीछे कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं। और आशंका ये भी जताई जा रही है कि किसी इस्लामिक संगठन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का बेचे जाना और खास करके मठ मंदिर और हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास बेचा जाना कहीं न कहीं से एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुलिस का जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो इस पूरे रैकेट के पीछे तमाम जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के पास समुदाय विशेष के रेस्टोरेंट से चिकन खरीदने को लेकर 2 समुदायों के युवकों के बीच कहासुनी हो गई। ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। 2 समुदाय के बीच झड़प भी शुरू हो गई, पत्थर चलने लगे।
पत्थरबाजी में 3 युवक घायल हो गए। घायल युवकों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। काफी देर हुए पथराव के बाद मौके पर आईजी दीपक कुमार, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कला निधि नैथानी समेत जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी पहुंच गई और माहौल को शांत कराने में जुट गए। जैसे ही घटना की सूचना मिली तुरंत फोर्स को मूव कराया गया, मजिस्ट्रेट्स को मूव कराया गया और मैं और एसएसपी भी मौके पर आए। घटना को तुरंत नियंत्रित किया गया। 2 लोगों को हल्की चोटें आई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तहरीर एक पक्ष के द्वारा भी लिख कर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी तहरीर इस पक्ष से दी गई है उनके लड़कों के परिजन के द्वारा, तो पुलिस के द्वारा उस विहित धाराओं में जो भी धाराएं हैं आईपीसी की बनती हैं उसके अंतर्गत इसमें मुकदमा रजिस्टर्ड किया जा रहा है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे इस पूरे घटना में उनके खिलाफ विधिक तरीके से पुलिस कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इधर घायल युवकों के परिजन घटना स्थल पर आकर धरने पर बैठ गए और चिकन की दुकान को बंद कराने समेत आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस की मान मनौवल और लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच एक बार फिर दोनों पक्षों में टकराव शुरू हो गया। बाद में किसी तरह से पुलिस ने हालात को काबू में किया। कानपुर में पुलिस ने सातिर वाहन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 मोटरसाइकिल और 2 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए। गिरोह के लोग मास्टर की मदद से मोटरसाइकिलों को चोरी करते थे और उन्हें काटकर बेचने का काम करते थे। कानपुर की रायपुरवा पुलिस ने ऐसे वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो मास्टर चाबी का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही गाड़ियों को गायब कर देता था। इस गिरोह का एक आदमी गाड़ियों की रेकी करता था और दूसरा उसे मास्टर चाबी से चुराने का काम करता था और तीसरा इसे काटकर बेचने का काम करता था। इस गैंग के लोग गाड़ियों को चोरी करने के बाद उसे कटवाकर उनके पार्ट्स बेच देते थे। सेंट्रल जोन के डीसीपी रविंद्र कुमार ने बताया कि इस गैंग के लोग रेकी करने के बाद गाड़ियों को चोरी करते थे। उनका कहना था कि इनकी निशानदेही पर 4 गाड़ियां और 2 कटी हुई गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई और जहां से हमें सामान बरामद हुआ है, जो जीटी रोड नरबरगंज स्टेशन के पास में जो झाड़ियाँ, वहां से हमें गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि गाड़ियां हम लोग यहीं पे खोलते थे और यहाँ से है जो जिस आदमी को जिस तरीके के पार्ट्स की जरूरत होती थी हम उसे बेच देते थे। और इसके संबंध में जो है हमारे ग्वालटोली थाना है, वहाँ पे एक मुकदमा पंजीकृत है और जनपद के अन्य थानों पे जो मुकदमे हैं उसको भी देखा जा रहा है कि कहीं पे कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 4 बाइक समेत अन्य गाड़ियों के पार्ट्स भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग गाड़ियों को चोरी करने के बाद गाड़ी को कटवाकर उनके पार्ट्स अलग अलग जगह बेच देते थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में गिरफ्तारी का खुलासा किया। डीसीपी ने कहा कि इनके बारे में इनके द्वारा की गई अन्य घटनाओं की जानकारी के लिए दूसरे जिलों की पुलिस से भी संपर्क साधा जा रहा है। गिरोह के सदस्य वाहन चोरी करने से पहले क्षेत्र में रेकी करते थे, जिसके बाद मास्टर की मदद से वह वाहन को चोरी कर लेते थे और उसके बाद इसके पार्ट्स बेचने का काम करते थे। यह गिरोह एक खास ब्रांड की मोटरसाइकिलों को टारगेट करता था, क्योंकि उसमें मास्टर की आसानी से लग जाती थी। कैमरामैन स्वयं शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर। ताजनगरी आगरा सर्दी के सितम से बेहाल है। टेम्परेचर का आलम यह है कि बीती रात टेम्परेचर आगरा के अंदर 3.4 रहा, जिसकी वजह से पालीवाल पार्क हो या खेत हो, वहां पर बर्फ जमी दिखाई दी। लोग शीतलहर के चलते काफी परेशान है। सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना तो उन गरीबों को करना पड़ रहा है जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई आसरा नहीं है। ठंड का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिख रहा है। शरीर को सुन्न करने वाली हवाएं कहर बरपा रही हैं। यूपी के आगरा में आज तापमान इतना कम था कि कई जगहों पर बर्फ जमी दिखाई दी। मेहताब बाग, पालीवाल पार्क के पास भारी मात्रा में बर्फ जमी थी। आगरा में कई दिनों से पारा 5 डिग्री के नीचे जा रहा है।
लेकिन बर्फ जमाने वाली ठंड पहली बार आगरा में देखने को मिली। ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से निराश्रितों के लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड के टॉर्चर से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों ने ये 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते आगरा में शीतलहर के चलते बर्फ जमी दिखाई दी। लोग सर्दी की वजह से उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। उत्तराखंड में भर्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून में 1 घंटे का मौन उपवास किया और सरकार से इस बात की मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में भर्तियों में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेसी नेताओं ने आज मौन उपवास रखा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे। हरीश रावत के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी मौन रखा। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि बहुत ही दुखी मन के साथ मैंने मौन उपवास शुरू किया है। मौन उपवास पर बैठने का निर्णय मैंने बड़े दुखी मन से किया है। ये कोई ऐसा निर्णय नहीं है कि मैंने कोई बहुत राजनीति इसके उससे किया है। एक दुखी, एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बहुत व्यथित हूँ। उधर हल्द्वानी में भी कांग्रेसी नेताओं ने मौन व्रत रखा। नेता प्रतिपक्ष हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश हल्द्वानी बुद्ध पार्क में पेपर लीक मामले को लेकर मौन व्रत पर बैठे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधलियां हो रही हैं। सिविल मेंस परीक्षा में जो सिलेबस तैयार किया गया है उसके हर पन्ने में उसके हस्ताक्षर हैं। हमारा कहना है कि सरकार को यह परीक्षाएं स्थगित करनी चाहिए और जो हमारे बेरोजगार नौजवानों ने लगातार पिछले महीनों से लगातार मेहनत किया है, परिश्रम किया है, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथियों ने यहाँ पर मौन उपवास किया है। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती समेत तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पार्टी मौन उपवास कर रही है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक के मामले के बाद एक एक करके संस्थानों में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग में जहां पेपर लीक का मामला आया, वहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी पेपर लीक की बात सामने आई है। इन तमाम भर्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का उपवास किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके शासनकाल के दौरान 2015 में जब तत्कालीन उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अगर दरोगा भर्ती मामले में किसी तरह से गबन की बात सामने आई है तो इसकी सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ऐसे में प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। देखना है कि सरकार इस पूरे मसले को लेकर क्या कदम उठाती है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं राम अनुज, जी मीडिया, देहरादून।